गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम मोनिका है और मैं लास्ट 5 ईयर से आर्ट फील्ड से कनेक्ट हूँ एंड लास्ट 2 ईयर से मैं एज एन आर्ट एजुकेटर वर्क कर रही हूँ। एंड लास्ट 2 ईयर्स में मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैंने कुछ कॉमन चीज़ें उनमें नोटिस करी हैं जिस पे वर्क करने की बहुत नीड होती है एंड वो होता है हमारा ड्राइंग का बेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो काम अच्छा करते हैं लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होती बेसिक्स की। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो कम्प्लीटली बेसिक्स पर ही डिपेंड है और आज हम बस ड्राइंग नहीं करेंगे बल्कि उसके बारे में भी समझेंगे, क्योंकि अगर बेस हमारा गलत होता है तो सालों की प्रैक्टिस भी वेस्ट जाती है, राइट। तो आज की क्लास में हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो इसी चीज़ पर रहने वाला है कि हमें ड्राइंग कैसे स्टार्ट करनी है, किस लेवल पर हमें किस चीज़ पर काम करना होता है और क्या सही तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। ओके, सो अभी मैं क्लास स्टार्ट करूँगी तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप सब अपने साथ अपने नोट्स ज़रूर रखना, पेन ज़रूर रखना एंड जो भी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, आपको वो स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन भी करनी है। एंड नोट डाउन करने के लिए जो है आपको इसका बेनिफिट होगा कि आप इन फ्यूचर भी उनको यूज़ कर सकते हो एंड वो लाइफ टाइम लर्निंग की तरह आपके लिए काम आएगी। ओके, सो आप जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल जो भी आपको चाहिए वो आप अपने पास अरेंज कर लो। सो अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे ड्राइंग के फाउंडेशन की। जो ड्राइंग का फाउंडेशन होता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी हमें स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी फिनिश्ड आर्टवर्क बनाते हैं, तो हमें उन चीज़ों को, उन बेसिक्स को उसमें अप्लाई करना होता है, जिससे जो हमारा आर्टवर्क होता है उसका फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और मेहनत बहुत कम लगती है। ओके, तो फाउंडेशन में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो है हमारा लाइंस। अब ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना साथ साथ। अभी मैंने जैसे ही लाइन बोला तो आप सबका जो माइंड है वो सीधा गया होगा कि हाँ, सीधी लाइन लगानी होगी, है ना, स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं, करना यही है लेकिन इसको समझ के करना है। यहाँ पे जो लाइन का मतलब है वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइंस लगानी है। यहाँ पे जो लाइंस का मतलब है वो है कि स्ट्रेट लाइन लगाते हुए हमें हमारे मूवमेंट्स और कंट्रोल पर ध्यान रखना है। अब मूवमेंट किस चीज़ की? मूवमेंट हमारे हैंड की, यानी कि जब मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो उस केस में मैं कैसे मूव कर रही हूँ, हमारा फोकस इस पे रहना चाहिए। और जो कंट्रोल है वो कितना आ रहा है, लाइन लगाते हुए कहीं ऐसे शिवर तो नहीं हो रहा या फिर जो स्ट्रोक्स हैं वो कहीं शेकी तो नहीं आ रही, इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है जब हम कोई भी मेन ड्राइंग बनाते हैं तो हमारा जो सारा फोकस है वो बेसिक से हटके आर्टवर्क को अच्छा बनाने की तरफ चला जाता है। और जब हम बेसिक्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें एक फिनिश्ड आर्टवर्क बनाना है। तो उस केस में ये होता है कि हमें सिर्फ लाइंस पर ही फोकस करना है, माइंड में हमारे लाइंस होनी चाहिए एंड उसको इम्प्रूव करने के लिए सारा फोकस हमारा मूवमेंट और कंट्रोल पर होना चाहिए। ओके, एंड लाइंस में भी हम अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप लाइंस में कैसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्ट्रेट लाइंस, देन आता है कर्व लाइंस, देन ब्रोकन एंड देन फ्लोइंग। अब इनमें समझो किससे क्या इंप्रूव होता है।
जब हम स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे तो हमारा हैंड फ्लो हमें बताएगा कि हमें किस एंगल में कैसी लाइंस चाहिए। अब स्ट्रेट लाइंस जो है वो हर तरीके से लगानी है। अभी मैंने हॉरिजॉन्टली लगाई, इन्हीं को हमें वर्टिकली भी लगाना है, देन एंगल भी चेंज करना है। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइंस को हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है। अभी जब हम किसी भी एंगल में स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, उस केस में हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो शीट है, हमारा जो पेपर है, वो स्ट्रेट रहना चाहिए, हमें उसको मूव करके एडजस्ट नहीं करना। ओके, तो स्ट्रेट लाइन की हमें प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जो आपको पेंसिल होल्ड करनी है वो बिल्कुल पास से इस तरीके से नहीं करनी। यूजुअली हम लिखते हुए या फिर ड्रॉ करते हुए भी ऐसे पकड़ते हैं, ये गलत है। स्टार्टिंग में बेसिक्स पर काम कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए हमें पेंसिल को इस तरीके से 2 या 3 फिंगर्स के गैप के ऊपर पकड़ना है। ओके, इस तरीके से यहाँ से आपको पेंसिल को पकड़ना है। सेकेंड चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि पेंसिल को बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, आपको ग्रिप को बहुत लूज रखना है, बहुत अच्छे से। एंड उसके बाद आपको ये जो स्ट्रेट लाइंस है वो ड्रॉ करनी है। ओके, नेक्स्ट आती है कर्व लाइंस। सेम कर्व लाइंस में भी हमें कर्व्स को प्रैक्टिस करना है हर डायरेक्शन में, हर एंगल पे, इस तरीके से। उसके बाद हमें वेव्स भी प्रैक्टिस करनी है, लाइक दिस। इससे भी सेम हमारा हैंड मूवमेंट पे कंट्रोल आएगा। ठीक है, हमारा फोकस जो है वो सारा जो है हमारा कंट्रोल पे ही रहेगा, किसी ड्राइंग पे नहीं जाएगा। ब्रोकन लाइंस में आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिगजैग पैटर्न में, इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, एंड नेक्स्ट जो है दैट इज फ्लोइंग। फ्लोइंग में आपको प्रैक्टिस करनी है सर्कल्स की। यहाँ पे मैं कम एरिया में ड्रॉ कर रही हूँ, आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो मेक श्योर कि आपके पास बड़ा पेपर हो। आप इस केस में जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप न्यूज़पेपर का यूज भी कर सकते हो। न्यूज़पेपर से क्या होगा कि आपका एक तो पेज वेस्टेज नहीं होगा, प्लस आपको स्कोप मिलेगा प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो आप बड़े एरिया में इस तरीके से हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस करना है। आपको ड्राइंग करते हुए सिर्फ रिस्ट का यूज नहीं करना होता, आपका पूरा हैंड जो है वो मूव होना चाहिए, जिससे आपका फ्लो और अच्छा कंट्रोल में आता है। ओके, तो यहाँ पे हम सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे। सेम इसको भी हम अलग अलग डायरेक्शन में करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ओवल्स, ओवल्स के भी एंगल को चेंज करेंगे बार बार। ओके, हमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो इस स्टेज पे आपको एक चीज नोटिस करनी है, वो ये कि जो आपकी लाइंस हैं वो कैसी आ रही हैं। अगर आपकी लाइन सही है, ठीक ठाक आ रही है, स्ट्रेट के टाइम पे स्ट्रेट आ रही है, आपके कर्व्स जो है वो काफी अच्छे बन रहे हैं, तो उस केस में ठीक है, आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन इन केस ओवरऑल देखने पे आपकी लाइंस बहुत गंदी दिख रही है, डार्क दिख रही है, या वो अच्छी नहीं लग रही है किसी भी रीजन से, तो इट मीन्स अभी आपका जो माइंड है वो सिंक नहीं कर रहा है आपके हैंड के साथ। आपका माइंड अलग डायरेक्शन में और आपका हैंड मूवमेंट अलग डायरेक्शन में है। आपका जो इस एक्सरसाइज पे जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इनको सिंक करने का। ओके, तो अभी आपको लाइंस के बारे में आई होप सब क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको अभी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो और सब चीज़ों को नोट डाउन जरूर करो, ताकि इन फ्यूचर भी आप इनको प्रैक्टिस कर पाओ। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रेशर कंट्रोल। ये जो टॉपिक है प्रेशर कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है और इवन सबसे पावरफुल टॉपिक भी माना गया है। और उसी के साथ साथ इसी पार्ट को बहुत सारे बिगनर्स जो है वो इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई नहीं होता कि पेंसिल को कितना टाइट पकड़ना है, ग्रिप को कैसे पकड़ना है, किस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करना है या ड्रॉइंग्स करनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम वही सारी बातें डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अभी जो सबसे पहले तो आप नोट डाउन करो कि यहाँ पे प्रेशर का मतलब है क्या।
अगर आप हार्ड प्रेशर के साथ पेंसिल चला रहे हो, यानी कि एक पेंसिल को आप बहुत डार्क टाइट पकड़ के दबा दबा के चला रहे हो, तो इट मीन्स आप यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये डर है कि आप ड्राइंग सीख रहे हो या आपको अभी ड्राइंग नहीं आती। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं या जो भी इंटरमीडिएट लेवल पर आर्टिस्ट्स होते हैं, उनको पता होता है कि आपको पेंसिल कैसे कंट्रोल करनी है, तो उनकी जो स्ट्रोक्स है वो काफ़ी सॉफ्ट दिखती हैं, यानी कि वहाँ पे जो है उनको कॉन्फिडेंस होता है, उनके मन में कोई भी फियर या कुछ भी डाउट नहीं होता। ओके, तो प्रेशर कंट्रोल की जब भी बात आए तो आपको ध्यान देना है कि आप किस लेवल पर हो। अगर अभी आपके मन में कोई भी डाउट या फियर है तो इट मीन्स आप अभी प्रेशर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है। तो अभी जो इसमें आपका काम है वो है इस चीज़ से आपको इस चीज़ पे शिफ्ट करना है। ओके, तो इसके लिए जो है एक्सरसाइज रहेगी, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको पेंसिल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है? 3 वैल्यूज में डिवाइड करना है। अब वैल्यूज का यहाँ पे मतलब मैं बता देती हूँ। वैल्यू का मतलब है कौन सी चीज कितनी डार्क होगी और कौन सी चीज कितनी लाइट होगी। यानी कि किसी भी ड्राइंग में अगर हमें लाइट और डार्क पार्ट्स दिख रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो यानी कि उसकी वैल्यूज जो है वो क्लियर हैं। ओके, तो जो हम प्रेशर की प्रैक्टिस करेंगे वो इसी के बिहाफ पे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपनी शीट पे 3 बॉक्सेस बनाएंगे 3 वैल्यूज के लिए, इस तरीके से। जो फर्स्ट बॉक्स रहेगा वो रहेगा लाइट, सेकंड रहेगा मीडियम एंड थर्ड रहेगा डार्क। ओके, अब यहाँ पे जो है हमें करना है स्ट्रोक्स। यहाँ पे आप लाइन से शुरू करो, देन स्ट्रोक्स एंड देन ट्रांजिशन। स्ट्रोक्स में आपको लाइट स्ट्रोक्स लगानी है, मीडियम में आपको थोड़ी सी डार्क स्ट्रोक्स लगानी है एंड डार्क में आपको और ज़्यादा डार्क करनी है। अब इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप लाइट चलाते हुए पेंसिल को कैसे पकड़ रहे हो, मीडियम के टाइम पे कैसे एंड डार्क के टाइम पे कैसे। एंड इस केस में जब भी आप ड्राइंग सीख रहे हो या ड्राइंग आउटलाइन कर रहे हो ड्राइंग की, तो उस केस में आपको हमेशा लाइट प्रेशर अप्लाई करना है, डार्क प्रेशर नहीं करना। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें सच में ही डार्क पेंसिल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस केस में हम शेडिंग पेंसिल्स की हेल्प लेते हैं। अब शेडिंग पेंसिल्स जो है वो हमें अलग अलग ग्रेड्स में अवेलेबल होती हैं, 2B 4B 6B 8B, ठीक है? तो जब भी हमें डार्क स्ट्रोक्स चाहिए उस केस में हम पेंसिल को चेंज कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है? अगर हम लाइट पेंसिल से ही डार्क करने का ट्राई करेंगे तो वहाँ पे हमारे प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे डेंट्स पड़ जाएंगे, हम इरेज करने में रह जाएंगे, लेकिन वो मार्क्स जो है वो दिखेंगे एंड ओवरऑल लास्ट में जो हमारी ड्राइंग है वो बहुत ज़्यादा मैसी दिखाई देगी। ओके, तो आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रांजिशन की, यानी कि डार्क सेम पेंसिल, अभी मेरे पास 2B पेंसिल है, इसी पेंसिल के साथ मैं डार्क कर रही हूँ एंड धीरे 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 इसी चीज़ को मैं लाइट की तरफ लेकर जा रही हूँ। एंड यहाँ पे मेरा जो फोकस है वो है मैं पेंसिल को कैसे चला रही हूँ, कितना लाइट कितना डार्क, ठीक है? सेम ऐसे ही पहले लाइट से शुरू करना है एंड ग्रेजुअली हमें डार्क की तरफ जाना है, लाइक दिस। जब हम ये वाली चीज की प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से भी हमें पता चलेगा कि हमें एक ही वैल्यू में रहते रहते वैल्यूज को चेंज कैसे करना है। यानी कि यहाँ पे मैंने पेंसिल को उठाया नहीं है कि पहले डार्क किया फिर रुका फिर मीडियम किया एंड देन लाइट किया, नहीं, मैंने यहाँ पे एक साथ डार्क से स्टार्ट किया और फिर धीरे 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 लाइट की तरफ मूव किया। ओके, तो हमें अपने माइंड में इस चीज को सेट करना है कि हमें कैसे अपने हाथ को अपने पेंसिल के प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। ओके, यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे टूल्स का कोई वो नहीं है। अगर हम एक चीज पे काम करेंगे, इस चीज पे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम सेम पेंसिल से ही डार्क की तरफ भी जा सकते हैं एंड लाइट की तरफ भी जा सकते हैं। ओके, अब एक पेंसिल जो मेरे पास जैसे 2B है तो उससे मैं इतना डार्क क्रिएट कर सकती हूँ,
एंड इतना लाइट क्रिएट कर सकती हूँ, तो ये मेरी ड्राइंग के लिए इनफ रहता है। ओके, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक्सट्रीम डार्क की तरफ जाना होता है, उस केस में हम पेंसिल शिफ्ट कर लेते हैं। एंड एक और चीज जो जब भी हम काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पेपर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि हम अगर हमारी आदत पेंसिल को डार्क चलाने की है तो आप उसको इग्नोर करके आप देखो कि क्या आपकी शीट पे उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है। अगर डार्क चलाने से आपकी शीट खराब हो रही है तो इट मीन्स आप गलत कर रहे हो। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रख के आप जो है धीरे धीरे काम कर सकते हो एंड प्रैक्टिस पे ध्यान रख सकते हो। अभी आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो अच्छे से, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है शेप्स। अभी तक हमने लाइंस और पेंसिल प्रेशर पर बात करी है, अब हम बात करते हैं शेप्स की। ये ड्राइंग के थर्ड स्टेप भी बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे शेप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि शेप्स कौन सी होती है जिससे आप बहुत फेमिलियर हो ऑलरेडी, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। हम इन्हीं शेप्स की बात करेंगे यहाँ पे भी, इनसे अलग कुछ नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई शेप हमें दिख रही है तो वो होती है ऑर्गेनिक शेप्स। ओके, अब यहाँ पे हम बात ये नहीं करेंगे कि इन शेप्स को कैसे बनाते हैं। ये शेप्स जैसे जैसे आप लाइंस की और प्रेशर की प्रैक्टिस करोगे आपको शेप्स बनानी इजीली आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एक लाइन लगाई, उसके बाद इस तरीके से लगाई, देन इस तरीके से, देन इस तरीके से। अब ये जो डायरेक्शंस हैं ये तभी सही होंगी जब हम लाइंस को हर एक एंगल में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है कि हम शेप्स कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि शेप्स का ड्राइंग से कैसे कनेक्शन है, शेप्स क्यों इंपॉर्टेंट है ड्राइंग के पार्ट पे। ओके, हम इस चीज पे फोकस करेंगे। एंड ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, कोई भी शेप हो, वो बिना उसके नहीं बनती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बॉटल बनाना चाहती हूँ तो बॉटल को भी मैं सबसे पहले शेप्स में सिंप्लीफाई करूंगी। ठीक इसी तरीके से मैं एप्पल बना रही हूँ, मैं कप बना रही हूँ, या मेरे को कोई बुक बनानी है, वो सारी जो है किसी ना किसी शेप से ही बनी होंगी। ओके, तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है अपने माइंड में भी, अपने नोट्स में भी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना शेप से नहीं बनता। तो इसलिए जब भी हम शेप्स बना रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर उससे हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पे आप समझो कि जो शेप्स होती हैं वो 2D फॉर्म में होती हैं। ओके, हमारी जो ड्राइंग होती है, जो ऑब्जेक्ट्स हमें ड्रॉ करने होते हैं वो 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। तो इस केस में जो 2D चीजें हैं वो देखनी और बनानी इजी होती है। अगर हमें कोई बोलेगा स्क्वायर बनाओ या कोई बोलेगा सर्कल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, तो हम इजीली बना सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमें कप बनाना पड़ जाए या बॉटल बनानी हो या हमें कोई भी कुछ और भी कोई भी डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट हो हमारे सामने वो बनाना हो तो हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारी लाइंस या कहीं ना कहीं हमारी जो शेप्स है वो दिखती नहीं है क्लियर। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी ड्राइंग को 2D से 3D से 2D में कन्वर्ट करना है। यानी कि आपको सिंप्लीफाई करना है आपकी ड्राइंग को शेप की फॉर्म में। जब आप एक ऑब्जेक्ट को शेप्स की फॉर्म में देखना स्टार्ट करोगे तो वहां पे आपको चीजें आसान दिखनी शुरू हो जाएगी और वहां से आपका पर्सपेक्टिव स्टार्ट होगा एज एन आर्टिस्ट। ओके, रास्ते में जा रहे हो या आप रूम में बैठे हो, आपके आसपास कोई चीजें रखी है तो ट्राई करो ऑब्जर्व करने का उनको शेप्स में। ठीक है, ये आपकी एक एक्सरसाइज भी रहेगी जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है,
यहाँ पे कुछ काम नहीं करना, कुछ ड्रॉ नहीं करना, कुछ नोट डाउन नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। ऑब्जर्व कैसे? 3D चीज़ों को 2D में। जब आप ये ऑब्जर्व करने की आदत डालोगे, उसके बाद फिर आप अपनी स्केचबुक पास रखो। जब आपकी ऑब्जर्व करने की हैबिट बनेगी, उसके बाद आप अपनी स्केचबुक में उन शेप्स को, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उन शेप्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे। ओके, एंड ऐसे करते करते ही फिर शेप से धीरे धीरे चीज़ें ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, जहाँ से हमें क्या करना है, 3D चीज़ों को 2D में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आपके लिए एक एक्सरसाइज रहेगी, जिसमें आपको गूगल से या पिंटरेस्ट से कुछ रेफरेंसेस निकालनी है। रेफरेंसेस जो है वो कुछ भी सिंपल सी हो सकती है, जैसे कोई कप हो या कोई भी बुक हो या एक बॉटल ले लो, कोई भी आपको सिंपल रेफरेंसेस, सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो आपको सर्च करने हैं। उसके बाद आपको इनको शेप्स में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर कोई भी कप है तो उसको हम उसको हम सर्कल या रेक्टेंगल में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर कोई भी बुक है तो उसको भी हम शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो टास्क रहेगा वो यही है कि आपको ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं, उसके बाद फिर उनको शेप्स में कन्वर्ट करना है, उन शेप्स को ड्रॉ करना है। शेप्स को ड्रॉ करने के बाद आपको उसके साइड में उन शेप की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को फिर से क्रिएट करना है, ड्रॉ करना है। ओके, तो ये आपका टास्क रहेगा इस क्लास में। यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आपकी शेप सही नहीं बन रही है तो आप कितना भी ट्राई कर लो, आपका कप भी सही नहीं बनेगा। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले शेप्स पे ही काम करना है। शेप्स आपका फाउंडेशन रहेगी। ठीक है, जब आपकी शेप सही बनने लग जाएगी, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट भी देखना अच्छे ही बनाओगे। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब बारी है, जो चीज़ें हमने 2D में की थी, अब हम उसको फिर से 3D में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोम की। जो भी हमने शेप्स बनाई थी अभी, अब हम उन शेप्स को कन्वर्ट करेंगे फोम में। फोम क्या है, कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप बस कॉन्सेप्ट समझो 2D से 3D वाला। इससे पहले वाले स्टेप में हमने क्या किया था, हमने शेप्स बनाई थी, यानी कि हमारे सामने ऑब्जेक्ट्स थे 3D फॉर्म में, हमने उसको कन्वर्ट किया पहले शेप की फॉर्म में, यानी कि 2D में। एंड अभी हमने जो करना है वो करना है, जो हमने 2D यानी कि जो शेप्स बनाई, अब हम उनको फिर से फॉर्म में क्रिएट करेंगे, उनको फिर से 3D लुक देंगे। ओके, अब 2D से 3D में आने में क्या चीज़ें ज़रूरी है, मैं आपको इस बारे में सारा कुछ अभी बताने वाली हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो शेप्स है, सबसे पहले हम उनको समझते हैं। जब मैं बात करती हूँ सर्कल की, तो सर्कल होता है 2D में। जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो हम सर्कल की बजाय हम बोलते हैं स्फेयर। ओके, सेम ऐसे ही जब बात होती है रेक्टेंगल की तो 2D दिखेगा, लेकिन जब हम क्यूबॉइड बना रहे हैं तो फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। एंड सेम इसी तरीके से अगर ट्राइंगल है तो कोन हो गया, क्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें जो है 2D से 3D में कन्वर्जन होता है। ओके, एंड आज से जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से सर्कल को स्फेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, रेक्टेंगल को क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पे स्फेयर और क्यूबॉइड से मेरा मतलब है जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, हो सकता है हम सर्कल से की हेल्प से हम कोई भी बॉल बनाना चाहते हो, लेकिन बॉल बॉल कब लगेगी, जब उसमें हम फोम ऐड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है, जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हम शेडिंग के टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। शेडिंग का एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट होता है, बहुत अलग इसकी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो हम इसको इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको जो समझनी है वो ये कि शेडिंग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है एक्चुअल में। तो
यहाँ पे बात करी जाती है वैल्यूज की। जब भी हम किसी चीज को 3D में सोचने की बात करते हैं तो हमें हमारे माइंड में सबसे पहली चीज आनी चाहिए वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब मैंने बताया था डार्क एंड लाइट। अब एक सर्कल है, उसको हमने 3D में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे लाइट करना है, कहाँ पे डार्क करना है। जब हम ये चीज कर पाएंगे उसके बाद ही हम उसमें एक डेप्थ दिखा पाएंगे, एक फॉर्म दिखा पाएंगे। ओके, तो वैल्यूज को हमें समझना है सबसे पहले। वैल्यूज के केस में मैंने आपको प्रेशर कंट्रोल बताया था, वो यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। एंड अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल देने वाली हूँ वो है कि किस तरीके से हम फॉर्म की भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से हम चीज़ों को शेप से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक सिंपल शेप है रेक्टेंगल, मुझे बनानी है बुक। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव सेट करूँगी कि मेरे को रेक्टेंगल के किस एंगल में काम करना है। ओके, पर्सपेक्टिव होता है हमारा देखने का व्यू पॉइंट। इस तरीके से मैंने शेप को कन्वर्ट किया। अब मैं इसको 3D लुक दे रही हूँ। एंड अब ये एक क्यूबॉइड बन गया। ओके, जिसकी हमें साइड की डायमेंशंस भी विजिबल है। एंड इसको बुक में कन्वर्ट करने के लिए बस हमें ऑब्जर्व करना है बुक की शेप को एंड इसमें कुछ चेंजेस को ऐड करना है। ओके, इस तरीके से हम चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बस हमारा पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है कि हम बुक को किस एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, और कोई भी चेंज नहीं रहेगा, क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्ट यही रहेगा। सेम ऐसे ही हम कुछ और भी बनाना चाहते हैं, जैसे अभी मैं कुछ और क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको इसी शेप के साथ। ये मैंने बॉक्स बनाया एंड इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक और पॉइंट। ओके, ये मैं कुछ मैच बॉक्स के टाइप का कुछ क्रिएट करने का सोच रही हूँ माइंड से ही। जैसे ये चीज बनाई एंड इस तरीके से हम इसमें थोड़ी बहुत हैचिंग शेडिंग करके थोड़ा सा 3D लुक दे सकते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम सिंपल शेप्स से ही कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये प्रैक्टिस आपके बहुत काम आने वाली है आगे भी। जब भी आप कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले रहे हो, कोई ड्राइंग बना रहे हो, तो आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि आपको कौन सी शेप दिख रही है और फिर उसको कन्वर्ट करो। एंड रेफरेंसेस आपके पास होंगी तो आपके लिए वो काम बहुत ईजी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ कि शेडिंग के कुछ पॉइंट्स। अब जब हम शेडिंग की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला डार्क और लाइट करने की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं। तो मैं आपको एक बार टेक्निक्स का ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले होता है हैचिंग, देन क्रॉस हैचिंग। आपने ये नाम पहले सुने भी होंगे और शायद ट्राई भी किए होंगे। उसके बाद फिर आता है टोनल एंड देन ब्लेंडिंग, सबका फेवरेट पार्ट। हैचिंग में क्या होता है, हैचिंग में हम स्ट्रोक्स लगाते हैं एक डायरेक्शन में इस तरीके से। क्रॉस हैचिंग में भी सेम रहेगा, स्ट्रोक्स लगेंगी लेकिन दो डायरेक्शंस में, लाइक दिस। इसके बाद टोनल और ब्लेंडिंग जो है वो दोनों से लिंक्ड है एक दूसरे से। अब लिंक कैसे है, जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो ब्लेंडिंग करने से पहले हमें टोनल करना होता है।
यानी कि जैसे ये एक बॉक्स है, मुझे इसके अंदर ब्लेंड करना है, तो सबसे पहले मैं इसको फिल करूंगी। जब ये फिल हो जाएगा, तो फिल करने के बाद मेरे को चेक करना है क्या जो फिल मैंने किया है वो इवन है। अगर कहीं पर भी डार्क लाइट, जैसे मैं यहाँ डॉट लगा देती हूँ, अभी क्लियरली विजिबल है, तो अगर कहीं पर भी इस तरीके से डार्क स्पॉट्स या आपको कहीं पे इवन ना दिख रहा हो, तो उसको सबसे पहला काम है इवन करना। ओके, इवन करने से मेरा मतलब है उसको फ्लैट करना। एंड जब हम ये काम करते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्लैट वैल्यू। ओके, फ्लैट वैल्यू का मतलब है कि एक जगह पे जो भी वैल्यू है, डार्क है, लाइट है, मीडियम है, वो बिल्कुल फ्लैट है। अगर हम डार्क वैल्यू कर रहे हैं तो कहीं पर भी लाइट पैचेस नहीं होने चाहिए। अगर हम लाइट वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो कहीं पर भी डार्क पैचेस नहीं होने चाहिए, सब कुछ इवन लगना चाहिए। जब हम ये चीज कर पाएंगे, उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। एंड ब्लेंड हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हम फिंगर्स यूज कर सकते हैं, उसके बाद ईयरबड्स, कॉटन, टिश्यू पेपर, ब्रशेस, हम बहुत कुछ है हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं एक चीज को ब्लेंड करने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर से वही जो मैं बोल रही हूँ, ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, टोनल इंपॉर्टेंट है। अगर हमने टोनल ठीक से नहीं किया होगा तो कोई फायदा नहीं है ब्लेंड करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि हमने ब्लेंडिंग करी लेकिन स्मूथ नहीं हुई। उसका रीजन यही होता है कि जो आपने उसके नीचे जो बेस लेयर दी, वही आपकी स्मूथ नहीं थी। तो आप कैसे उसको रब कर करके आप उसको स्मूथ कर पाओगे? ओके, तो वहां पे पैचेस क्रिएट होते ही हैं। अभी मैं आपको स्फेयर का एक एग्जांपल दे देती हूँ जिसमें एक टोनल हम करेंगे। ठीक है, अभी मैं कोई इरेजर या कुछ यूज नहीं करूंगी क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। आप समझने का ट्राई करना कि किस तरीके से हमें वैल्यूज को सेट करके एक पार्ट को 3D में कन्वर्ट करना होता है। हम इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे। शेडिंग करते वक्त सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है लाइट की डायरेक्शन का। हमारी लाइट जो है वो किस डायरेक्शन से आ रही है। ओके, लाइट का जो सोर्स डिसाइड होता है उसी के बाद हम देखते हैं कि कहाँ पे लाइट होगा, कहाँ पे डार्क होगा। अब इस चीज को समझो आप, जिस डायरेक्शन से लाइट आती है और हमारे ऑब्जेक्ट पे गिरती है, वहां पे जो है हमारा एक लाइट एरिया क्रिएट होता है जिसको हम हाईलाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड आता है वो है मिड पार्ट। मिड पार्ट पे जो है हम लाइट से थोड़ा सा डार्क शेडिंग करेंगे। उसके बाद फिर देन आता है डार्क एरिया, जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है और वहां पे सिर्फ डार्कनेस दिखाई देती है। एंड उसके बाद आती है हमारी शेडो। ओके, तो जब हम इसको शेडिंग करेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमें लाइट से स्टार्ट करना है। हम इस तरीके से लाइट शेड करेंगे पहले पूरे को। एंड मैं हाईलाइटेड एरिया जो है वो छोड़ दूंगी क्योंकि हमें वो बिल्कुल वाइट ही चाहिए होता है। वो पार्ट जो है जब वाइट दिखता है तभी शाइनिंग आती है उसमें। आपको ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे अभी मैं शेडिंग कर रही हूँ, इसमें चीजों को बिल्कुल फ्लैट रखना है, यानी कि आपको इरेजर, नीडेबल इरेजर यूज करनी है जिससे आप उसको पिक कर सकते हो। इसके बाद अब हम देंगे मिड टोन। ठीक है, अब हम लाइट एरिया पे काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ मिड एरिया पे काम करेंगे। एंड एक टोन डार्क कर देंगे उसको। याद रखो, पेंसिल होल्ड करने का तरीका भी ऑब्जर्व करना है आपने, और साथ साथ देखना है कि मैं किस डायरेक्शन में कैसे पेंसिल को मूव कर रही हूँ। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस एरिया पे कैसी वैल्यू चाहिए। जब आपका माइंड सेट होगा कि कहाँ पे क्या करना है, तभी आप अच्छे से वर्क कर पाओगे एंड तभी आप अपने हैंड्स को कमांड कर पाओगे।
ओके, अभी मैंने जैसे मिड वैल्यू को सेट कर दिया है एंड मैंने डार्क पर भी साथ साथ काम किया है। ओके, अब जो थर्ड जो वैल्यू है वो है डार्क, तो उसके लिए जो हमने डार्क एरिया सेलेक्ट किया था अब हम उस पे काम करेंगे। इस केस में आप पेंसिल को दबा के नहीं चलाओगे, बस आप लेयर्स ऐड कर रहे हो। और इन केस आपकी लेयर्स डार्क नहीं हो रही है तब भी आपको पैनिक नहीं करना है। इस केस में आप 2B पेंसिल से शिफ्ट करके 6B 8B 10B तक जा सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि जो आपकी 3 वैल्यूज होंगी वो तीनों वैल्यूज मिक्स होनी चाहिए अब साथ में, यानी कि यहाँ पे आता है ब्लेंडिंग पार्ट। अब यहाँ पे ये देखो एक लाइन क्रिएट हो रही है अलग से। अब इसको मिक्स करने के लिए मैं इसके ऊपर से फिर से चलाऊंगी, लेकिन इस बार मेरी पेंसिल कंट्रोल में है, उतना डार्क नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ लेयर ऐड कर रही हूँ इन दोनों के बीच में। ओके, और इसी तरीके से हम शेडो भी क्रिएट करेंगे। शेडो में भी वैल्यू का ध्यान रखना है, यहाँ पे डार्क वैल्यू जाएगी और फ्लैट होनी चाहिए। ओके, एंड अभी इसमें जो हमारी तीनों वैल्यूज हैं वो क्लियरली विजिबल हैं। इसी चीज को आप शेडिंग की किसी भी टेक्निक के साथ ट्राई कर सकते हो, आप हैचिंग भी कर सकते हो। मैं हैचिंग का भी एग्जांपल दे देती हूँ आपको। अब जैसे सेम लाइट की डायरेक्शन को चेक करना है, पार्ट्स को डिवाइड करना है तीन उसमें 3 लेयर्स में, और उसके बाद पे स्टार्ट करना है स्ट्रोक्स लगाना। अब यहाँ पे स्ट्रोक्स सीधी नहीं लगेंगी, स्फेयर के केस में स्ट्रोक्स भी जो है वो कर्व हो जाएंगी। ओके, स्टार्ट विद लाइट। एंड उसके बाद नीचे की तरफ डार्क स्ट्रोक्स। इसी में हम क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं। एंड सेम लाइट एरिया पे काम करेंगे। यहाँ पे भी सबसे इम्पोर्टेंट है पेंसिल होल्डिंग। सही तरीके से अगर आप पेंसिल होल्ड करोगे तो आपकी स्ट्रोक्स भी अच्छी आएंगी। देन शेडो।
ओके, सेम इसमें भी हमारी तीनों जो है लेयर्स वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। एंड ये तरीका था किसी भी शेप को, किसी भी 2D को 3D में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे 4 पार्ट्स जो है वो पढ़े हैं। दैट इज, सबसे पहले था लाइन, उसके बाद फिर हमने बात करी थी प्रेशर कंट्रोल की, उसके बाद हमने बात करी थी शेप्स की, एंड देन शेप्स को कन्वर्ट किया था फोम में। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आज के बाद आप जब भी ड्राइंग करो तो ड्राइंग करते हुए आप ध्यान रखो कि आपकी लाइंस कैसे हैं। ठीक है, अगर आपकी लाइंस अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, तो उसके बाद आप ऑब्जेक्ट्स पे जाओ, देन ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन करना स्टार्ट करो। सिर्फ आउटलाइन पे ही फोकस रखो। जब आपको फील होना स्टार्ट हो कि हाँ आपकी आउटलाइंस जो है वो काफी इंप्रूव हो रही है और आप कॉन्फिडेंटली जो है स्ट्रोक्स लगा पा रहे हो, देन आप ट्राई करो शेडिंग या फिर वैल्यूज पे। ठीक है, जब आउटलाइन सही होगी, आपकी शेप सही बनेगी, शेप से फिर ऑब्जेक्ट सही बनेंगे, तो शेडिंग अच्छी लगेगी। फिर आपकी शेडिंग जो है थोड़ी थोड़ी अगर वीक भी होगी तब भी आपका ड्राइंग पार्ट स्ट्रॉन्ग दिखेगा। एंड ये चीज ध्यान रखो, आप कितना भी जो है अच्छा शेडिंग सीख लो या अच्छा ब्लेंड कर लो, बहुत स्मूथ इफेक्ट ले आओ, लेकिन अगर आपका सर्कल ही ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना होगा तो कोई फायदा नहीं है उसमें शेडिंग के एफर्ट्स डालने का। ओके, तो जो मेन काम है वो है अभी बेस पे काम करना, शेप्स पे काम करना। तो आज की क्लास में जो भी हमने सीखा अभी हम उसको नोट डाउन करते हैं वन बाय वन, एंड फिर आपको उसी चीजों पे काम करना है फ्यूचर में। सबसे पहले हमने बात करी थी लाइन कंट्रोल की। लाइन कंट्रोल में मैंने आपको बताया था कि लाइन का मतलब है ड्राइंग को कंट्रोल करना, यानी कि आपकी पेंसिल की मूवमेंट को कंट्रोल करना। ओके, जो सेकंड हमने किया था प्रेशर, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास एक पेंसिल है, उसी से हमें डार्क और लाइट दोनों इफेक्ट क्रिएट करने आने चाहिए। इस पे जो सबसे मेन काम करना है वो करना है हमें पेंसिल के प्रेशर पे। अगर हम लाइट इफेक्ट लाना चाहते हैं तो हम बहुत स्मूथली पेंसिल को चलाएंगे। सेम अगर हमें डार्क करना है तो हम थोड़ा सा उस पे प्रेशर डालेंगे तो वो डार्क क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड हमारा था ये। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शेप्स। शेप्स में हमने देखा था कि जो शेप्स होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ड्राइंग का स्ट्रक्चर होती है। एंड ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारा स्ट्रक्चर वीक है तो हमारी ड्राइंग भी वीक ही होगी, तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर को पहले स्ट्रॉन्ग करना है। एंड नेक्स्ट था हमारा फोम, जिससे हम रियलिस्टिक ड्राइंग तक कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको बेसिक से ही करनी पड़ेगी। ओके, सो आज की ये क्लास यहीं तक थी, एंड इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए आप सबको उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए, तो इन पॉइंट्स पे अगर आप सिर्फ आज सुन के इग्नोर कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप इनको अपनी डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके, एंड नेक्स्ट जो है कल की जो क्लास रहेगी उसका स्केड्यूल और वो सब आपको मिल जाएगा। एंड एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो कल हम करेंगे वो हम कैनवस पेंटिंग करेंगे, यानी कि कैनवस पेंटिंग के फाउंडेशन पे काम करेंगे। एंड आपको पता चल जाएगा खुद भी कि अगर आप मानते हो कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी कैनवस पेंटिंग बहुत स्मूथ बनने वाली है। ओके, लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं, आपकी जो बेसिक्स पे अभी कमी है, तो वही प्रॉब्लम आपको कैनवस बनाते हुए भी फील होगी। ठीक है, तो इससे आपको डायरेक्शन जरूर मिलेगी कि आपको कहाँ काम करना है। ओके, एंड आपका जो उसमें टास्क रहेगा वो रहेगा कि आपको शेप्स में कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट्स को, एंड देन फिर ट्राई करना है उसको फिर से 3D में कन्वर्ट करने का। ओके, सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड आपने ड्राइंग का नहीं बल्कि समझ कर जा रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। अभी मैं क्लास को एंड कर रही हूँ।